मांग के नियम के बारे में जो अपन अध्ययन कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उसमें मैं आपको अब तक 3 पॉइंट डिस्कस कर चुका था। चौथा है, देखिए, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो। भविष्य में वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन की आशंका न हो। व्हाट डज इट मीन? मान्यताओं में इसको शामिल किया गया है कि यदि भविष्य में किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन की आशंका होती है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आज आप किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत के ऊपर मार्केट में क्रय कर रहे हैं और वो बिक रही है। आपको ही एज ए क्रेता ये पता चल जाए कि भविष्य में इस वस्तु की शॉर्टेज पड़ेगी, चाहे वो ह्यूमर्स के रूप में, अफवाहों के रूप में आपके सामने बात आई हो, या कोई साइंटिफिक रिसर्च के रूप में आई हो, या आपके अनुभव के रूप में आई हो। आपको एहसास हो कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो क्या होता है, आप बाजार में उसकी खरीदारी को बढ़ा देते हैं और थोड़े समय में वस्तु बाजार से बाहर चले जाते हैं। आप देखिए, युद्ध और आपदाओं के समय क्रय बढ़ जाता है, क्योंकि युद्ध और आपदाओं में जो हमारे साधन हैं एक तो दूसरे में चले जाते हैं, और तीसरी बात यह है कि हमें ये लगता है कि हो सकता है भविष्य में उस वस्तु की सप्लाई बराबर नहीं हो पाए, तो भी क्या होगा, भले ही वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, परंतु भविष्य में आपको ये उम्मीद है कि वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, तो आप उसकी कीमतें भले ही नहीं घटी हो, स्थिर हो, पर उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। काम अंका नहीं लगा। या इसके विपरीत आपको पता हो कि भविष्य में वस्तु की कीमतें डाउन जाएगी साहब, घटेगी साहब। जैसे मान लो 2 महीने बाद नया गेहूं आ रहा है सर, तो आज आप उतना ही गेहूं खरीदेंगे जितनी आपको उसकी आवश्यकता है। आप पूरे साल में गेहूं आज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑफ सीजन तो महंगा मिलेगा, थोड़े दिन बाद सस्ता आएगा। चारे के साथ भी यही होता है, ऑफ सीजन में चारा महंगा होता है, सीजन में चारा 1/4 प्राइस में रह जाता है। तो आपको पता है कि 2 महीने बाद फसल आ रही है, तो आप क्यों उसकी आज ऊंची कीमतों पर या वर्तमान कीमतों पर आप उसे क्यों खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदना चाहिए। कारण तो मांग का नियम लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार के परिवर्तन की भी संभावना नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, वस्तु विशेष की किस्म समान हो। वस्तु विशेष की किस्म समान, मांग के नियम की यह भी मान्यता है कि हम प्राय जो वस्तु है उसको होमोजेनियस मान करके उसको एक ही प्रजाति की मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क तो उनमें होता ही है। अब आप साबुन की बात करें तो कोई साबुन तो बाजार में 10 रुपए का अवेलेबल है, कोई 20 का अवेलेबल है, कोई 100 रुपए का अवेलेबल, कोई 90 का, कोई 75 का, कोई 200 रुपए का। तो किस्म समान कहां हुई उनकी? किस्म में अंतर है, रंग रूप गुण आकार भेद है। तो यहां मांग के नियम के लिए यह भी आवश्यक है कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसको हमने एक सामान्य वस्तु के रूप में माना है, और प्राय ये मान लिया गया है कि उसमें रंग में, रूप में, गुण में, आकार भार की दृष्टि से किसी प्रकार का फर्क नहीं है। हालांकि ये वस्तु विभेद वाली बात, और वस्तु विभेद तो पाया जाता है, इसलिए हम इसकी पॉइंट को 100% इस रूप में नहीं ले सकते। जैसा कि इसमें कहा है कि वस्तु विशेष की किस्म समान हो, परंतु यहां किस्म का मतलब ये कह सकते हैं कि वस्तु विशेष की किस्म में गुणात्मक दृष्टि से परिवर्तन नहीं है। आप हमें यही कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं साहब, एक बच्चा ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है, एक बच्चा
सामान्य पानी लेकर बैठा है, वो 5 रुपये में ठंडा पानी पिला रहा है, वो 2 रुपये में गर्म पानी का गिलास दे रहा है, सामान्य दे रहा है। तो आप वो 5 रुपये वाला पानी पीना शायद ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि प्यास तो आपकी ठंडे पानी से बुझेगी, सामान्य से शायद नहीं बुझेगी। तो मांग का नियम कहाँ लागू हुआ? ऊंची कीमत की डिमांड बढ़ रही है और कम कीमत में भी वस्तु की डिमांड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये कारण है, वो वास्तव में देखा जाए तो ये जो कारण है वो इसलिए है कि वस्तु जो है उसमें गुण में फर्क, गुण भेद का कारण, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वस्तु की प्रकृति दिखावटी या प्रभाव प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। अर्थात मांग का नियम सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो परंपराओं से मूल्यवान मानी जाती है, प्रतिष्ठा सूचक मानी जाती है, उनको धारण करना या अपने पास रखना या उनका अपने पास में होना प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं हो। तो ये स्पष्ट बात है कि जो वस्तु आपको प्रतिष्ठा ही इसलिए प्रदान कर रही है, उसकी कीमत हायर है, तो मांग का नियम कैसे लागू हो सकता? अरे भाई, मान लीजिए सोना और पीतल दोनों ही पीले हैं, परंतु कीमतों में फर्क देखिए आप, कीमतों में फर्क देखिए, दोनों ही पीले हैं, दोनों के आप आभूषण बना सकते हैं, परंतु पीतल का तो कोई आभूषण बहुत कम रेयर केस में पहन करके पहनना पसंद करेगा, फैशनेबल ही पहन लो, परंतु स्वर्ण आभूषणों को सब अपने पास पे खरीदना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, संग्रह भी करना चाहते हैं। क्यों? कि वो प्रतिष्ठात्मक बात हो चुकी है, वो प्रतिष्ठा सूचक है, तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम उसकी मान्यताओं में शामिल माना गया। तो मूल रूप से मांग के नियम की यही मान्यताएं थी जो कि मैंने आपको बतलाई। अब इसी से जुड़ी हुई इस नियम की अपन व्याख्या करें तो मांग के नियम का व्याख्या का मतलब तो ये है कि यदि इसका अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें मांग के नियम का, और वस्तु और क्रय मात्रा, इसका एक टेबुलेशन अपन देखें और संपूर्ण बाजार के बारे में इस चीज को अपन देखें, तो अपन ये देखते हैं कि सर्टेन प्राइस और उस वस्तु की मांग मात्रा में एक संबंध हमें दिखाई देता है, और वो संबंध ये है कि कम कीमत पर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, और कीमत जो जो बढ़ती जा रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घटती जा रही है। तो इसको अपन डायग्रामेटिक रूप से रिप्रेजेंट करें इस चीज़ को, तो अपन क्या देखते हैं कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, जो कि सामान्यतः मांग के नियम की परिकल्पना के अनुरूप ही है और उसकी व्याख्या भी करता है कि मांग वक्र का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होता है? इसको अपन ऋणात्मक ढाल कहते हैं। ऊपर बाएं से तो नीचे, यानी हम OX एक्स पर प्राइस को शो करें और OY एक्सिस पर OY पर अपन प्राइस को शो करें और OX पर अपन डिमांड को शो करें, क्वांटिटी को शो करें, तो आप देखेंगे कि हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ गिरता हुआ होगा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अधिकांश मांग वक्रों का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है?
कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकांश मांग वक्रों का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसके पीछे पहला जो कारण है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव क्या है साहब? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जब अपन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ रहे थे तब महत्व में अपन ने कहा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व इसलिए भी है कि यह मांग के नियम का आधार है। यह मांग के नियम का आधार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार है। सीमांत मांग के नियम का आधार है। इसका मतलब यह है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह कहता है कि जो जो किसी वस्तु की ज्यादा इकाइयां हम लेते जाते हैं तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे कम होती जाती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम उस वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेंगे जबकि उसकी कीमत कम हो, अर्थात अधिक मात्रा कम सीमांत उपयोगिता। तो हम वस्तु की अधिक इकाइयां कब खरीदेंगे? जबकि उसकी कीमत कम हो। वस्तु की कम मात्रा अधिक सीमांत उपयोगिता, अधिक कीमत। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये भी इसका एक